Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमीय व्यवहार या हम कहें कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट केटाइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने मेटालिक नेचर, रिएक्टिविटी एंड कैटालाइटिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए सबसे पहले हम संक्रमण तत्व आयनों के रंग एंड स्पेक्ट्रम में व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई पदार्थ रंगहीन दिखता है अथवा रंगहीन है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र या हम कहें विजिबल रीजन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं अथवा अवरक्त क्षेत्र से। कोई भी पदार्थ रंगीन दिखेगा या रंगहीन दिखेगा या रंगीन दिखेगा, यह किस बात पर निर्भर करा? उस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र या अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश का दृश्य भाग होता है उसकी वेवलेंथ 400 to 700 nm होती है। अब यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे, किस क्षेत्र से? दृश्य क्षेत्र से, तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा उससे हमें वह पदार्थ कैसा नजर आएगा? रंगीन नजर आएगा। और हम यह भी जानते हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। और प्रत्येक रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? अलग अलग होती है। जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराएगा तो उसमें से किसी एक रंग की तरंग को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उससे निकले हुए प्रकाश का जो रंग होता है उसे हम कप्लीमेंट्री कलर या पूरक रंग कहते हैं। और वह पदार्थ उसी रंग का नजर आएगा जिस रंग का जो तरंग टकराने के बाद हमें दिखाई दी, और जो रंग हमें दिखाई दिया वह पदार्थ उसी कलर का नजर आएगा। अब हम ये नीचे ये टेबल दी हुई है जिसमें अवशोषित एवं पूरक रंगों के बारे में बताया गया है, उसको अगर ध्यान से हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि प्रकाश किस रंग की तरंग के अवशोषण के बाद उसका पूरक रंग कैसा बनेगा। तो आइए इस टेबल को ध्यान से देखें हम। अगर प्रकाश के बैंगनी रंग का कलर वाली तरंग का एब्जॉर्बेशन हुआ है या अवशोषण हुआ है जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 to 435 होती है, तो उसका जो पूरक रंग या हमें जो रंग दिखाई देगा वो पीला हरा दिखाई देगा। ध्यान दें, अगर बैंगनी रंग एब्जॉर्ब हो रहा है तो पीला हरा हमें दिखाई देगा, और अगर नीला एब्जॉर्ब हो रहा है या ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ भी 435 to 480 होगी और वो हमें येलो कलर का दिखाई देगा। इसी प्रकार से अन्य कलरों का भी एब्जॉर्बेशन दिखाया गया है और इन कलरों के एब्जॉर्बेशन के साथ ही इनकी वेवलेंथ भी बताई गई है, और वेवलेंथ के साथ इनका जो पूरक रंग बनता है वो भी इस टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। तो हमें ये टेबल याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अगर हरा नीला कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 480 to 490 होगी और वो नारंगी रंग का दिखाई देगा। इसी प्रकार से अब अगर हरा नीले के स्थान पर नीला हरा एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ भी बढ़ेगी, वो 490 to 500 होगा और वो रेड कलर का हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से अन्य कलर, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो उसकी भी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, 500 to 560 होगी और वो
पर्पल या गहरा बैंगनी दिखाई देगा। इसी तरह अन्य कलर जैसे पीला हरा एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें ये बैंगनी दिखाई देगा, वेवलेंथ 562 580 होगी। और केवल पीला एब्जॉर्ब हो रहा है तो 580 टू 595 होगा और वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसी प्रकार से नारंगी एंड रेड को भी अगर एब्जॉर्बेशन होगा तो उनकी वेवलेंथ भी नारंगी के साथ 590 टू 605 और हरा नीला शो करेगा, और रेड के साथ 605 टू 700 और वो नीला हरा शो करेगा। तो अगर हमें ये टेबल याद है तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस कलर का एब्जॉर्बेशन हुआ है, उसकी वेवलेंथ कितनी है और उसका पूरक रंग कौन सा दिखाई देगा। अब हम संक्रमण धातु यौगिकों के लिए देखें कि जो आपको रंग दिखाई देंगे संक्रमण धातु यौगिकों के, उसके पीछे दो प्रमुख रूप से कारण होते हैं। उनमें पहला जो कारण है वो है डी संक्रमण या डी ट्रांजिशन। हम ये अच्छे से जानते हैं कि संक्रमण धातु संकुलों में डी जो संक्रमण होता है उसको किसके आधार पर हम समझ सकते हैं? CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अगर संक्रमण धातुओं में डी संक्रमण को अगर समझना है तो हमें CFT के बारे में पता होना चाहिए। और इस सिद्धांत के आधार पर, CFT थ्योरी के आधार पर, CFT क्या कहती है कि निम्नतम ऊर्जा अवस्था में या हम कहें ग्राउंड स्टेट में तो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जब इन ट्रांजिशन मेटल आयन के कांटेक्ट में कोई लिगेंड आएंगे तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग हो जाएगी या विपाटन हो जाएगा, जिससे क्या होगा? कुछ डी कक्षक तो हाई ऊर्जा वाले हो जाएंगे जिन्हें हम EG कक्षक के नाम से जानते हैं, और रिमेनिंग कुछ अन्य कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाएंगे जिन्हें हम T2G कक्षक के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अगर डी ऑर्बिटल्स का विपाटन होता है तो वो दो तरह से होगा। एक में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक होंगे जिन्हें EG कक्षक कहेंगे, और दूसरे निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कहेंगे जिन्हें T2G कक्षक कहेंगे। अब हम एक अष्टफलकीय संकुल की बात करते हैं। जब कोई अष्टफलकीय संकुल बन रहा है तो अष्टफलकीय संकुल बनने के लिए कितने लिगेंड की आवश्यकता होगी? 6 लिगेंडों की आवश्यकता होगी। और ये 6 लिगेंड कहाँ से आएंगे? एक अष्टफलक के कोनों से, अर्थात हम कहें XYZ अक्षों की ओर से कहाँ पहुंचेंगे? धातु आयन की ओर पहुंचते हैं। जैसा ये डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है, ये एक अष्टफलक है ये, और इसके कोनों की ये X, ये Y और ये Z अक्ष है, और इन तीनों के ये इधर से प्लस लिगेंड और इधर से इसके बैक, इन तीनों के बैक से माइनस लिगेंड वाले लिगेंड आएंगे। तो ये कोनों से 6 लिगेंड अष्टफलक बनाने के लिए धातु आयन से कांटेक्ट करेंगे। जब अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो EG कक्षक हैं, EG कक्षक कौन कौन से हैं? DX² - Y² एंड DZ², जो कि किधर ओरिएंटेड हैं? X, Y और Z अक्षों की ओर ही ओरिएंटेड हैं। कौन से कक्षक? DX² - Y² एंड DZ²। अब चूंकि वो अक्षों की ओर ही ओरिएंटेड हैं, अभिविन्यासित हैं, और लिगेंड भी उन्हीं अक्षों की ओर से आ रहे हैं, तो हम ये ध्यान देंगे कि ये जो DX² - Y² एंड DZ² कक्षक हैं ये लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षित होंगे, और अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण ये कहाँ चले जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। और जबकि शेष तीनों कक्षक जो X, Y व Z अक्ष रेखाओं के मध्य में हैं, EG कक्षक तो कहाँ थे? अक्ष रेखाओं की ओर थे, और ये कहाँ पे हैं? XYZ, उन XYZ अक्ष रेखाओं के मध्य की ओर ओरिएंटेड हैं। इन्हें T2G कक्षक के नाम से जानते हैं। कौन कौन से T2G कक्षक? DXY,
DYZ एंड DZX, और इनको हम निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक कहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो कक्षक हैं d ऑर्बिटल्स के, वो Eg व T2g कक्षकों में से Eg कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गए, जबकि T2g कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जिसको इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि ये आपका अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन या स्प्लिटिंग किस प्रकार से हो रही है। ये एनर्जी है, यहाँ समान ऊर्जा के थे, और जैसे ही यहाँ पर लिगेंड ऑर्बिटल आए तो जो Eg कक्षक हैं, चूंकि Eg कक्षक कोनों की ओर स्थित थे या XYZ की ओर अभिविन्यासित थे, तो इनका रिपल्सन अधिक होने के कारण ये दोनों Eg कक्षक के अंदर dx² - y² आता है एंड dz² आता है, तो ये तो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गए। जबकि जो रिमेनिंग 3 और डी कक्षक हैं, जिन्हें dxy, dyz एंड dxz के नाम से जानते हैं, वो XYZ अक्षों के मध्य में स्थित होने के कारण रिपल्सन कम हुआ या प्रतिकर्षण कम हुआ, इसलिए ये कहाँ निम्न ऊर्जा स्तर पर चले गए। तो ये अष्टफलकीय कक्षक के लिए डी ऑर्बिटल्स का विपाटन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी कक्षकों की जो ऊर्जा का अंतर है उसे हम किससे शो करते हैं, डेल ओ स्टार। यहाँ पर डेल क्या है, ये ऊर्जा का प्रतीक है, और ओ क्या है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रॉन या अष्टफलक का प्रतीक है। और जो यहाँ पर ये स्टार दिखाई दे रहा है, ये किसका प्रतीक बताया है, यहाँ डेल ऊर्जा का प्रतीक, ये डेल है और ये इसकी ऊर्जा का प्रतीक है। इसे हम इसके स्थान पर, डेल ओ स्टार के स्थान पर 10dq से भी शो कर सकते हैं। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि Eg कक्षक जो थे उनका ऊर्जा स्तर एवरेज ऊर्जा स्तर से या औसत ऊर्जा स्तर से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 0.6 डेल ओ अधिक हो जाएगा, और जबकि जो T2g कक्षक हैं वो औसत ऊर्जा स्तर से नीचे चले गए। ये नीचे तीनों T2g कक्षक हैं, तो इनका जो ऊर्जा स्तर है वो ऊर्जा स्तर से कम हो जाएगा, और कितना होगा, -0.4 डेल ओ कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये एनर्जी है। ये पांचों डी कक्षक हैं जो गोल हैं, समान ऊर्जा की स्टेज में स्थित हैं। स्पेरिकल क्षेत्र में धातु आयन में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, इन सब की औसत ऊर्जा बराबर है, लेकिन जैसे ही लिगेंड इनके संपर्क में आया तो ये इसके डी ऑर्बिटल के पांचों कक्षकों का विपाटन हो गया, जिससे दो कक्षक जिन्हें Eg के नाम से जानते हैं, dx² - y² एंड dz², तो हायर ऊर्जा में चले गए, और उनकी एनर्जी का जो अंतर आया वो +0.6 डेल ओ आया अधिक। जबकि रिमेनिंग 3 डी ऑर्बिटल हैं उन्हें हम T2g के नाम से जानते हैं, और उनकी जो औसत ऊर्जा स्तर है उसमें कमी हो गई, कितनी, -0.4 डेल ओ। तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं डी कक्षकों की ऊर्जा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ गया। यदि स्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से, अब हम ये ध्यान दें, ये महत्वपूर्ण है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि संक्रमण धातुओं में कलर किस प्रकार से आते हैं। यदि स्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षक में जाएगा तो क्या होगा, कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरण का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और इस कारण से वो कॉम्प्लेक्स या संकुल कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। एक बार पुनः ध्यान दें, जो निम्न ऊर्जा वाले T2g कक्षक से इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा वाले ई कक्षक में जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा, और इस कारण वह संकुल या कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देगा, कलर्ड दिखाई देगा या रंगीन हो जाएगा। अगर हम इस अष्टफलक के विपरीत चतुष्फलकीय की बात करें या टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो क्या होगा, चतुष्फलकीय आकार में कितने लिगेंड धातु आयन के कांटेक्ट में आएंगे, 4,
जबकि अष्टफलकीय में कितने आए थे? 6। चतुष्फलकीय आकार में 4 लिगेंड धातु आयन की ओर आते हैं। और एक चतुष्फलक किस टाइप से होता है? नियमित चतुष्फलक एक घन से संबंधित होता है। जिस प्रकार से घन की आकृति होती है उसी प्रकार से एक चतुष्फलकीय आकृति होती है, जिसके केंद्र में धातु परमाणु और 8 में से एकांतर क्रम में चारों कोनों पर लिगेंड होते हैं। ये आपको एक चतुष्फलकीय संकुल का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें x, y एंड z अक्ष हैं और यहाँ पर एकांतर क्रम में 4 लिगेंड चारों कोनों से इससे धातु आयन से कांटेक्ट करते हैं। किसमें? चतुष्फलकीय में। ध्यान रखें, अष्टफलकीय में 6 लिगेंड आते हैं जबकि चतुष्फलकीय में 4 आते हैं। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि चतुष्फलकीय आकार में आए हुए चारों लिगेंड Eg व 2,2G कक्षकों में से किसी के भी एकदम सीध में नहीं है, जबकि अष्टफलकीय में किसके सीध में थे? Eg कक्षक के dx² - y² एंड dz² के तो एकदम सीध में थे, लेकिन रिमेनिंग तीनों के सीध में नहीं थे। यहाँ चतुष्फलकीय में 5 डी कक्षकों के सीध में या डायरेक्शन में एक भी लिगेंड नहीं आता है। और इससे क्या होगा? एकदम सीध में नहीं होने से जो Eg कक्षक होंगे वो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य का जो कोण बनेगा उसे हम ये कहें EgML, मतलब मेटल एंड लिगेंड के मध्य का जो कोण बनेगा उसका वैल्यू होगा Eg कक्षक के लिए 54 डिग्री 44 मिनट। और जबकि इसी प्रकार से T2G कक्षक में भी वो एकदम सीध में नहीं है, लेकिन केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य का जो कोण बनेगा वो बनेगा कोण T2G ML मेटल लिगेंड का मान होगा 35 डिग्री 16 मिनट। हम ये देखेंगे कि जो T2G कक्षक का कोण है लिगेंड के साथ वो Eg कक्षक के लिगेंड के साथ से कम है, अर्थात कम दूरी है। लिगेंड और मेटल के बीच में T2G कक्षक में कम दूरी है। तो इससे क्या होगा? कम दूरी होने की वजह से ऑक्टाहेड्रल में तो आपने देखा Eg कक्षक बिल्कुल सीध में थे, तो रिपल्सन Eg कक्षकों का हुआ तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, जबकि रिमेनिंग कक्षक उनके मध्य में स्थित थे इसलिए उनका कम रिपल्सन हुआ तो वो लोअर एनर्जी में चले गए। यहाँ पर हमने देखा चतुष्फलकीय में बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एक भी कक्षक लिगेंड की सीध में नहीं है, लेकिन जब वो लिगेंड इनके मध्य से आ रहे हैं तो इन कक्षकों के मध्य का जो कोण है उस पर हम ध्यान देंगे। तो Eg कक्षकों के मध्य में मेटल लिगेंड कोण है वो अधिक है, जबकि T2G कक्षकों में वो कम है। तो कम होने के कारण T2G कक्षकों का रिपल्सन अधिक होगा और Eg कक्षकों का कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अष्टफलकीय आकृति बनती है, उसके ठीक विपरीत चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण होगा। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन क्या होगा? T2G कक्षकों के लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण उनकी ऊर्जा में और ज़्यादा अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार से क्या होगा? चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में कैसा होगा? एकदम विपरीत। ये ध्यान से देखें, वहां तो अष्टफलकीय में तो क्या था? यहाँ Eg कक्षक थे और नीचे T2G कक्षक थे, लेकिन चतुष्फलकीय में बिल्कुल विपरीत है। ऊपर तो है T2G कक्षक और नीचे है Eg कक्षक। समझ गए? और जो स्फेरिकल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा की तुलना देखें तो T2G कक्षकों की ऊर्जा के मान में तो कितनी वृद्धि होगी? +0.4 डेल टी औसत ऊर्जा से T2G कक्षक इतने ऊपर चले जाएंगे, जबकि Eg कक्षक -0.6 डेल टी नीचे आ जाएंगे औसत ऊर्जा से। और यहाँ T4 टेट्राहेड्रॉन या चतुष्फलक को प्रदर्शित करता है। अब हम ये देखते हैं कि जब निम्न ऊर्जा वाले ई कक्षक के से किसी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ हो?
उच्च ऊर्जा वाले T2G कक्षक में होगा। तो क्या होगा, इस सिस्टम में भी कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होगा, जैसा अष्टफलकीय में हुआ, और आपका जो कॉम्प्लेक्स या संकुल दिखाई देगा वो हमें रंगीन या कलर्ड दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर हम एक हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन का अगर कॉम्प्लेक्स का अगर हम उदाहरण लें तो हम देखेंगे कि गहरे ये कैसे रंग का होता है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड बैंगनी या पर्पल कलर का होता है, और इसमें जो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें D1 इलेक्ट्रॉन है, एक डी में एक इलेक्ट्रॉन है। और जो लिगेंड है, लिगेंड क्या है आपका, वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। और ये टाइटेनियम के साथ क्या बनाएंगे, उपसह संयोजक बंध बना के किस प्रकार का संकुल क्रिएट करेंगे, अष्टफलकीय। हम जानते हैं कि अष्टफलकीय में 6 लिगेंड होते हैं, जिससे इसमें क्या होगा, अष्टफलकीय में हम जानते हैं कि औसत डी कक्षकों का विभाजन या स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है। ईजी कक्षक तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, और जबकि T2G कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा टाइटेनियम का, टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल्स का, तो T2G1 अर्थात निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, और Eg0, Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। या हम कहें Eg या T2G कक्षकों के मध्य का जो अंतर है, जैसे डेल ओ, चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, का मान कितना आएगा, 4 × 10⁻12 अर्ग के बराबर होगा, जो किस तरंग दैर्घ्य के मध्य का है, 500 nm। और 500 nm तरंग दैर्घ्य है तो वो किस प्रकार के कलर की होती है, जैसा अपन ने टेबल में देखा था, वो होती है हरे रंग की प्रकाश की ऊर्जा है। अर्थात हम ये कहें कि यदि इस पदार्थ को श्वेत प्रकाश में रखा जाए तो उसके हरे भाग का अवशोषण होगा, क्योंकि 500 nm तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश की होती है। तो अगर श्वेत प्रकाश जो 7 कलरों से मिलकर बना होता है उसको अगर हम रखें तो हरे रंग का अवशोषण होगा, और इसके T2G इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Eg कक्षक में। T2G में एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो वो Eg कक्षक में चला जाएगा, और Eg कक्षक में जाने के बाद जब वो परावर्तित होके वापस लौटेगा तो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देगा, बैंगनी रंग का दिखाई देगा। हम जानते हैं कि अगर हरे रंग का अवशोषण होगा तो उसका पूरक रंग बैंगनी दिखाई देगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को हम डी संक्रमण, इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार के संक्रमण को क्या कहते हैं, हम डी संक्रमण के नाम से जानते हैं। और हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड संकुल के लिए डी संक्रमण इस प्रकार से होता है। ये टाइटेनियम है, इसमें डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हुई, इसमें हाई ऊर्जा पर Eg कक्षक चले गए, लोअर ऊर्जा पर आपके 3 डी ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स के नाम से जानते हैं। अब चूंकि लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके निम्न ऊर्जा वाले एक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, उच्च ऊर्जा वाले में नहीं होगा। और जब प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होगा तो ये T2G कक्षक ऊर्जा कम ऊर्जा वाली अवशोषित करके कहाँ चला जाएगा, Eg कक्षक में चला जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डेल ओ ऊर्जा अंतर होगा वो कितना होगा, डेल ओ 4 × 10⁻12 अर्ग के बराबर होता है, जो किसके बराबर होता है, 500 nm तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। अब हम ये प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। अब हम जानते हैं कि ये 500 nm हरे रंग का कलर होता है, तो इसका जो रिफ्लेक्ट कलर आएगा, परावर्तित कलर आएगा, वो किस प्रकार का हमें दिखाई देगा, बैंगनी रंग का दिखाई देगा। ये डायग्राम किसके लिए, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन संकुल में डी संक्रमण। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि लिगेंड समान हो और अणु की जो ज्यामिति है वो भी किस प्रकार की हो, Dn एंड D10-n विन्यास वाले आयन हो, अर्थात हम कहें समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले आयनों का रंग करीब करीब कैसा होगा, समान होगा। ये ध्यान देने की बात है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, रंगहीन। जिन आयनों में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें D0 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है,
या पूर्ण भरा हुआ D10 ऑर्बिटल है, उसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर हमें आयन किस प्रकार से दिखाई देंगे? रंगहीन। क्यों? क्योंकि दोनों स्थितियों में डी संक्रमण होने की संभावना ही नहीं है। तो इसलिए D0 विन्यास में डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो डी संक्रमण करें, और D10 विन्यास में सभी कक्षक कैसे पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अतः इनमें से कौन सा कक्षक संक्रमण में भाग लेगा? तो इसीलिए हम अगर इस टेबल को देखें प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातुओं के विभिन्न आयनों के रंग की, तो आपको यहाँ दिखाई देगा स्कैंडियम एंड टाइटेनियम। स्टार्टिंग में स्कैंडियम 2+ एंड टाइटेनियम 4+ का जो विन्यास है वो D0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। तो यहाँ पर इसका जो कलर दिखाई देगा वो कैसा होगा? रंगहीन या कलरलेस। इसी प्रकार से अगर हम पूर्ण भरे हुए D10 की बात करते तो वो भी हमें कैसा दिखाई देता? रंगहीन ही दिखाई देता। और बाकी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन सब में आपको कलर दिखाई दे रहे हैं। जैसे टाइटेनियम 3+ है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो गहरा बैंगनी है। वेनेडियम 4+ है, इसमें भी यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 दिखाई दे रहा है तो ये नीला इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने पर आपको कलर्ड दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर और देखें तो औरों का भी इसी प्रकार से, जैसे मैं कह रहा था, अगर D10 है तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरलेस दिखाई देगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बिहाफ पर ही आपको डी संक्रमण किया जा सकता है और उसी समय आपके कलर दिखाई देते हैं। अब हम दूसरा फैक्टर, प्रमुख रूप से संकुल धातुओं में जो कलर आते हैं उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये अभी बताया मैंने, डी संक्रमण, और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण रीजन है वो है जिसे हम कहें आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या कहें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से संक्रमण धातु में किस प्रकार से कलर उत्पन्न होते हैं, ये इसके बारे में हम देखते हैं। संक्रमण धातुओं के यौगिकों में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। और ये कैसे होता है? इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण होता है। धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य में भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सेम उसी की तरह प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और आपको यौगिक कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। लेकिन डी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण या चार्ज ट्रांसफर से जो कलर उत्पन्न होते हैं वो अधिक गहरे होते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उतना ही उसका गहरा रंग होगा। इसका कारण क्या है? इससे लिगेंड के धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना भी अधिक होगी। धनावेश अधिक होगा तो लिगेंड के धातु आयन पर आवेश ट्रांसफर अधिक होगा। और इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 है, अतः इन सब में डी संक्रमण की कोई संभावना ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर टाइटेनियम 4+ के संकुल जो तो रंगीन ही होते हैं, लेकिन वेनेडियम से मैग्नीज 7 तक धनायनों पर आवेश की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है और आवेश स्थानांतरण की भी संभावना बढ़ेगी, जिससे इनका रंग कैसा हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। जैसा यहाँ देखें, टाइटेनियम है, D0 विन्यास है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 0 लेकिन रंगीन है। वेनेडियम है, D0 विन्यास है, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लेकिन नारंगी पीला है। इसी प्रकार से क्रोमियम और मैग्नीज की देखें, यहाँ आप देख रहे हो कि उसकी धनायन की संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि धनायन की संख्या बढ़ने से क्या होगा? आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ेगी और आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ने से लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। किसमें? धनायनों में। इसीलिए तो हम यह देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे धनायन की संख्या बढ़ती जा रही है और ये आपको रंगहीन से या कहीं कलरलेस से कलर्ड में बदलते जा रहे हैं। इस प्रकार किसी धातु आयन के संकुल में इन दोनों कारणों को, कौन कौन से दोनों कारण? एक तो डी संक्रमण और दूसरा आवेश ट्रांसफर से यौगिक में रंग होता है और यौगिक आपको कैसे दिखाई देते हैं? कलर्ड या रंगीन दिखाई देते हैं। अब इन रंगों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
फैक्टर्स अफेक्टिंग द कलर। अभी हमने जैसा दोनों कारणों को पढ़ा, कौन कौन से? संक्रमण धातु संकुलों में रंग दो कारणों से उत्पन्न होता है, पहला है डीडी ट्रांजिशन और दूसरा है आवेश ट्रांसफर। इसमें से अगर हम आवेश ट्रांसफर द्वारा उत्पन्न रंग को संकुल धातु आयन पर विद्यमान आवेश पर निर्भर करता है। यहाँ देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे आवेश की संख्या बढ़ी आपका कलर बढ़ता जा रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर में तो धातु आयन पर कितना आवेश है, जितना अधिक आवेश होगा वो उतना ही गहरा कलर दिखाई देगा, जबकि डीडी ट्रांजिशन पर द्वारा उत्पन्न रंग उसके किस पर निर्भर करेगा? CFSE पर। CFSE क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी पर निर्भर करता है डीडी ट्रांजिशन। और आवेश ट्रांसफर किस पर निर्भर करेगा? धातु आयन पर विद्यमान आवेश पर। इसके साथ ही CFSE का मान कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतर डेल पर भी निर्भर करेगा, लिगेंड की किस प्रकार की नेचर है उस पर भी निर्भर करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रंगों को ये प्रभावित करते हैं। दोनों ही कारकों में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऊर्जा का अंतर, लिगेंड की प्रकृति, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, इस सारे कारकों पर इनके कलर्ड निर्भर करते हैं। थैंक यू।